कॉन्सेप्ट नंबर 31, कॉन्सेप्ट नंबर 31, वैल्यू ऑफ इक्विटी एज पर रिस्क प्रीमियम अप्रोच। वैल्यू ऑफ इक्विटी एज पर रिस्क प्रीमियम अप्रोच, इस कॉन्सेप्ट में लगभग लग जाएंगे 1 आवर। सो आराम आराम से समझेंगे चीज़ों को। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड नॉर्मल यील्ड ऑफ इंडस्ट्री ब्रैकेट में एडजस्टेड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। where actual yield का मतलब क्या होता है? यील्ड ऑन इक्विटी शेयर, yield on equity share divided by yield on equity share divided by equity share capital। yield मतलब क्या होता है? yield मतलब होता है रिटर्न। हम जो लगाते हैं उसको नीचे रखते हैं और हमें जो मिलता है उसे हम रखते हैं ऊपर। फाइन, न्यूमरेटर में इनटू 100 और एक्सपेक्टेड नॉर्मल यील्ड, नॉर्मल यील्ड ऑफ इंडस्ट्री will be given in question, will be given in question। No problem at all। How to adjust expected normal yield of industry will be indicated in question, will be indicated in question, or we can take
suitable assumption for it. Fine. Will be indicated in question, or we can take suitable assumption for it. Fine. So ऑफ इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। एडजस्ट कैसे करना है, बहुत सारा चीज क्वेश्चन में दिया रहता है, और कुछ अजम्पशन भी हमें लेना पड़ता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो इक्वेशन का डेरिवेशन है उसको हम लोग थोड़ी देर बाद बता देंगे। ठीक है, चलेगा? उतना बताएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद बता देंगे। आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16A, क्वेश्चन नंबर 16A, क्वेश्चन को हम रीड करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इस पूरे फॉर्मूले का मतलब ये सारी चीजें हम बता देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने कहा 1 आवर का पूरा कॉन्सेप्ट है, तो बहुत सारा चीज डिस्कस होने वाला है अभी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16A, क्वेश्चन नंबर 16A हम रीड करना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16A, क्वेश्चन नंबर 16A आपके सामने है। आइए क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए लिमिटेड एज एट 31/3/2003 वॉज एज अंडर। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, 12% डिवेंचर दिया हुआ है, रिजर्व्स दिया हुआ है। ठीक है, फाइन। ए लिमिटेड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 32 lakhs एनुअली ऑन एन एवरेज बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को डिडक्शन से पहले आपका यहां पर 32 lakhs यहां पर कमाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल रिटर्न यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज similarly placed in the industry is 9.6%. No problem at all. Profit after tax plus interest covers fixed interest and fixed dividend at least 3 times. 3 times मतलब कवरेज रेशियो कितना है? 3 times है। 3 times कवरेज रेशियो है। आप देख सकते हैं प्रोवाइडेड, मतलब ये 9.6% तभी इंडस्ट्री कमाएगा जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे। 9.6% तभी कंपनी कमा रहा है जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, जैसे कि कवरेज रेशियो मेरा 3 टाइम्स होना चाहिए, कैपिटल गियरिंग रेशियो मेरा 0.75 होना चाहिए। ठीक है, फाइन सर। यील्ड ऑन शेयर्स इज कैलकुलेटेड एट 50% ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड 5% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ए लिमिटेड हैज बीन रेगुलरली पेइंग इक्विटी डिविडेंड ऑफ 8%। 8% का रेगुलर डिविडेंड पे किया जा रहा है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर ऑफ द कंपनी। हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है। चैप्टर का नाम ही है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, इसमें हम वैल्यूएशन ही निकाल रहे हैं। स्टूडेंट्स मे अज्यूम एप्रोप्रिएट रिस्क एडजस्टमेंट फैक्टर। मतलब ये क्वेश्चन 2 तरह से फ्रेम हो सकता है। एक तो आपको खुद अजम्पशन बोला जा सकता है, खुद लिखो अजम्पशन। एक आजकल जो लेटेस्ट क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, उसमें आपको जो एजम्पशन लेना है वो भी बता दे रहा है। जो लेटेस्ट क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, जो एजम्पशन लेना है वो भी बता दे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन बता रहा है ए लिमिटेड 8% का डिविडेंड पे कर रहा है। कंप्यूट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ कंपनी अज्यूमिंग कंपनी। ये क्वेश्चन खुद एजम्पशन बोल रहा है कि ये एजम्पशन लो। क्वेश्चन का लैंग्वेज है। पहले के क्वेश्चन में हमें खुद एजम्पशन लेना पड़ता था। आजकल के जो नए क्वेश्चन है उसमें हमें कह रहा है कि एजम्पशन आपको हम ही बता रहे हैं कि क्या लेना है। क्वेश्चन कह रहा है 1% फॉर एवरी 1 टाइम डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो।
एंड 2% फॉर एवरी 1 टाइम डिफरेंस ऑफ कैपिटल गियरिंग रेशियो। अभी सब समझेंगे, ठीक है, फाइन सर। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो धीरे धीरे करके समझते हैं। हमें फॉर्मूला भी समझना है, अभी फॉर्मूला भी हम समझे नहीं है, ठीक है, बहुत सारी बातें अभी हमें करना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 16A आराम से धीरे धीरे कर कर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ इक्विटी। हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, एक्चुअल यील्ड अपॉन एक्चुअल यील्ड अपॉन नॉर्मल यील्ड एडजस्टेड। एक्चुअल यील्ड अपॉन नॉर्मल यील्ड एडजस्टेड। फाइन, इनटू पेड अप वैल्यू, इनटू पेड अप वैल्यू। सो ये दोनों हमें निकालना है। पेड अप वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम पेड अप वैल्यू टू बी 100। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो आपसे टाइम मांगा है ना, कुछ जो जो बात बीच बीच में समझ नहीं आ रही सब समझ में आएगी। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो अब हमारा पूरा ध्यान जाना चाहिए नॉर्मल यील्ड और एक्चुअल यील्ड निकालने में। सबसे पहले निकालते हैं एक्चुअल यील्ड। आइए वर्किंग नोट में निकालेंगे सबसे पहले एक्चुअल यील्ड, और वापस हम उस फॉर्मेट में आएंगे जिस फॉर्मेट को अभी हम कर रहे थे, वर्किंग नोट। सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल यील्ड, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल यील्ड। फंडा क्या है, हिंट, फंडा क्या है, यील्ड का फंडा क्या है, व्हाट आई अर्न अपॉन व्हाट आई इन्वेस्टेड। यील्ड का फंडा है व्हाट आई अर्न अपॉन व्हाट आई इन्वेस्टेड। नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो क्या होता है, एक्चुअल यील्ड व्हाट आई अर्न अपॉन व्हाट आई इन्वेस्टेड इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इनटू 100। सो अगेन हम लोगों को यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में तो पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 lakhs, लेकिन एक्चुअल यील्ड के बारे में नहीं पता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा पूरा ध्यान एक्चुअल यील्ड में निकालने में जाना चाहिए। एक्चुअल यील्ड ऑन इक्विटी शेयर, एक्चुअल यील्ड ऑन इक्विटी शेयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक्चुअल यील्ड ऑन इक्विटी शेयर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए एक्चुअल यील्ड ऑन इक्विटी शेयर कितना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्चुअल यील्ड ऑन इक्विटी शेयर है 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, 50% ऑफ प्रॉफिट distributed and 5% of undistributed profit, 5% of undistributed profit, 50% of profit distributed and 5% of undistributed profit. So ये आपका क्या आ गया, जो भी आएगा। अब हमें यह नहीं पता, क्वेश्चन में लिखा हुआ ये लाइन 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड 5% ऑफ प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन पढ़िए, मैंने बार बार आपको कहा है क्वेश्चन में सॉल्यूशन है, आराम से बस इक्वेशन आपने लिखा हो, अपने आप धीरे धीरे करके हो रहा है सब क्वेश्चन। हाँ, इक्वेशन को मैं एक्सप्लेन अभी करूंगा, डिराइव कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, तो अब हमारा पूरा ध्यान प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड में जाना चाहिए। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आइए अब हमारा पूरा ध्यान जाना चाहिए इनकम स्टेटमेंट में, उसी से हमारा निकलेगा सारी बातें, उसी से हमारी निकलेगी इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में आपको EBIT कितना दिया हुआ है, 32 लाख दिया हुआ है, लेस इंटरेस्ट 64 लाख का आपका लोन है इंटू 12%, सो 7,68,000 आपका आया। नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपका EBT आया, अर्निंग बिफोर टैक्स 24,32,000। इनकम स्टेटमेंट हमने करोड़ों बार कर लिया है, अरबों बार कर लिया है। इनकम स्टेटमेंट जिसमें हम बार बार करेंगे उसमें लगा देंगे, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समझ रहे मेरा बात? ये सब तो आपके अब चुटकियों का खेल है, चुटकियों का। लेस टैक्स, टैक्स रेट बताइए कितना दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ 35%, 8,51,000। तो पूरे क्वेश्चन में एक दो पॉइंट नया होता है, आप समझ रहे मेरा बात? तो रिवीजन कितना आराम से कर सकते हैं आप, कितना आसानी से आप पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं 100%, कोई छोड़ के भी नहीं, कुछ छूटेगा भी नहीं और 100% रिवाइज भी हो जाएगा। उसको अचीव करिए। लास्ट मोमेंट में बस वही उसी सब चीजों में दिक्कत आती है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर भी है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी जाएगा 40 लाख इंटू 8%, 3,20,000। कोई दिक्कत नहीं है। सो अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी 12,60,800। यहां पर इक्विटी डिविडेंड कितना बोला हुआ है, इक्विटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्विटी डिविडेंड 80 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है और 8% है। बहुत सारे बच्चे, ये डिविडेंड रेट है, बहुत सारे बच्चे यहां पर क्या करते हैं, यहां पर यह करते हैं 12,60,800 इंटू 8%। नहीं, ये नहीं करना है, दिस इज नॉट डिविडेंड पे आउट। अगर ये डिविडेंड पे आउट होता तब ये सही रहता,
डिविडेंड पे आउट रेशियो होता तब सही रहता, ये डिविडेंड रेट है, क्वेश्चन में डिविडेंड रेट दिया हुआ है, ये डिविडेंड पे आउट मत एज्यूम कीजिएगा, पे आउट में क्लियरली बोलेगा कि पे आउट है। यहां पर गलती हो सकती थी, मैंने लिख दिया डेंजर, यहां पर ये गलती बच्चे करेंगे करेंगे करेंगे, उसको मैंने रुकवा दिया, मैंने गलती होने से बचा दी। सिर्फ हमारा काम क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, पूरे क्वेश्चन की पोस्टमार्टम एनालिसिस करनी है, कहां कहां दिक्कत हो सकती है, एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में हम लोग करते हैं। फाइन, तो आपका यहां पर हो गया रिटेन्ड अर्निंग, यहां आपका हो गया रिटेन्ड अर्निंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है। मैं यहां पर 1 मिनट का यहां पर आपको ब्रेक देता हूं, सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से ही ढूंढिए, क्वेश्चन में ही मिलेगा आपको सारा इंफॉर्मेशन। अब हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड आ गया है, उसको हम पुट करेंगे, पुट कर लीजिए, अगर आपको बात समझ में आ गया है तो पुट करिए और फटाफट आप उसे कैलकुलेट करिए, और फिर आपका जो निकाल रहे थे हम वो निकल जाएगा, और एक पॉइंट और बच जाएगी, वो हम करेंगे इस पॉइंट के बाद। फाइन सर, फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आइए तो पुट करते हैं 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना आया ये 6,40,000, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना आया 800। सो ये आपका आया 3,20,000, 31,040, 351,040, 351,040। तो ये आपका आया 351,040। सो ये आपका आया 4.388%। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब पूरा ध्यान, इसको भी हम पुट कर सकते हैं 4.388%, यहां पर पुट कर सकते हैं 4.388%, ठीक है 4.388%। अब हमारा पूरा ध्यान यहां आना चाहिए। सुन लीजिए, अगर क्वेश्चन में प्रोवाइडेड वर्ड यूज नहीं देता, सुनो अच्छी से बात, ये भी एक तरह का क्वेश्चन है जो आपको सब पार्ट्स करोगे ना, तो एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें ये प्रोवाइडेड वर्ड यूज नहीं किया गया था, ये प्रोवाइडेड वर्ड यूज नहीं किया गया था। एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें प्रोवाइडेड वर्ड यूज नहीं किया गया था। अगर प्रोवाइडेड वर्ड ये वाला पॉइंट नहीं होता, अच्छे से सुन लो बात को, अगर ये वाला पॉइंट नहीं होता, ठीक है, तो ये 9.6 ही हम लेते। क्या लेते? 9.6 ही हम लेते। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम 9.6 ही लेते,
और एक सब पार्ट में ऐसा है जिसमें ये प्रोवाइडेड वर्ड यूज नहीं किया गया था। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर आ चुका होता। अब यहां पर क्योंकि प्रोवाइडेड वर्ड यूज किया है तो अब हम लोग उस पे जाएंगे। अब हम लोग यह देखेंगे कि क्या कंडीशन है। पॉइंट नंबर, वर्किंग नोट नंबर कितना रहेगा? आई थिंक 4 रहेगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। 4 रहेगा वर्किंग नोट, एक बार हम चेक कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर आपका रहेगा 4। यस, वेरी गुड, 4 रहेगा। ठीक है, फाइन। अब आपको क्या है, नॉर्मल यील्ड ऑफ इंडस्ट्री क्या है? नॉर्मल यील्ड ऑफ इंडस्ट्री, नॉर्मल यील्ड ऑफ इंडस्ट्री 9.6% प्रोवाइडेड। बस यहां पर एक कंडीशन लगा दिया, प्रोवाइडेड। अगर ये कंडीशन नहीं रहता तो हम 9.6 लेकर अपना आंसर निकाल चुके होते। सब पार्ट्स में क्वेश्चन और भी अलग अलग वेराइटीज हैं, उसमें ये वाला पॉइंट आपको नजर आ जाएगा। तो सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 क्या है? कंडीशन नंबर 1, पहला आपका कंडीशन है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज एट लीस्ट 3 times। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज एट लीस्ट 3 times प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट कवर्स फिक्स इंटरेस्ट। फाइन। एटलीस्ट 3 times क्वेश्चन में लिखा हुआ ये पॉइंट। आराम से देखिए, हड़बड़ी तो है ही नहीं ना, कोई हड़बड़ी तो है ही नहीं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आपको इक्वेशन आना चाहिए। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट मैं बाद में आपको लिखवा दूंगा। लिखा हुआ है पीएटी प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अगर ये वर्ड क्वेश्चन में नहीं भी दिया तब भी हमें ये लेना है। फाइन, पीएटी प्लस इंटरेस्ट। क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर्स। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट हमें लेना है, क्योंकि कवरेज रेशियो का ये इक्वेशन होता है एड दिस इंटरेस्ट इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। बहुत सारे बच्चे सिर्फ पीएटी, क्वेश्चन में लिखा पीएटी कवर्स, क्वेश्चन में नहीं लिखा पीएटी प्लस इंटरेस्ट, क्वेश्चन में सिर्फ पीएटी कवर्स लिखा हुआ है। लेकिन आपको कवरेज रेशियो का इक्वेशन आना चाहिए। पीएटी में तो इंटरेस्ट माइनस हो चुका है ना, तो हम तो ये देख, कवरेज रेशियो मतलब क्या होता है कि हम ये देखते कितना मेरे लिए रखा हुआ है डिवाइडेड बाय हमें कितना मेरे लिए रखा हुआ है, मतलब ये मेरा पे नहीं हुआ है। तो पीएटी में तो इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, तो हम एड बैक करेंगे ना, कितना मेरे लिए रखा हुआ है डिवाइडेड बाय मुझे कितना देना है। तो कितना मेरे लिए रखा हुआ है तो पीएटी प्लस इंटरेस्ट होगा ना। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीएटी से माइनस हो चुका है, वापस हमने ऐड बैक कर दिया। चलिए सर, ये इक्वेशन होता है पीएटी का, प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड, क्या क्या है, इंटरेस्ट प्लस फिक्स्ड डिविडेंड। डिविडेंड तो पीएटी में माइनस हुआ नहीं था, तो हम ऐड बैक नहीं क्यों करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है आपने अभी इनकम स्टेटमेंट में निकाला, प्लस इंटरेस्ट कितना है 768,000 डिवाइडेड बाय 768,000 प्लस 3,20,000 2.16 times, 2.16 times नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए ये कितना आ रहा है 2.16 टाइम्स। तो कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये होगा, कवरेज रेशियो अच्छा है कि बुरा है? सिंस कवरेज रेशियो इज हायर द बेटर। कवरेज रेशियो ज्यादा अच्छा होता है, हायर द बेटर, द गिवन कंपनी is not having a better coverage ratio than industry. इंडस्ट्री की कवरेज रेशियो आपकी अच्छी है, फाइन। इंडस्ट्री की कवरेज रेशियो कितनी थी? विच इज 3 टाइम्स। नो प्रॉब्लम एट ऑल। Hence, the given company is taking higher risk than industry standard. कितना सब वैल्यू ऑफ इक्विटी, प्राइस निकालना करना, ये सब तो हर क्वेश्चन स्टॉक मार्केट है ना। हम प्राइस निकाल रहे हैं, उसका कवरेज रेशियो क्या है, उस हिसाब से प्राइस कितनी होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं क्या सोच है? मतलब फाइनेंशियल मार्केट का कमाल का पेपर है। मतलब सच में, मतलब व्हेन आई टीच यू, आई डोंट टीच यू, आई एंजॉय दिस पेपर। मतलब सिर्फ एक टीचिंग को हम बर्डन नहीं समझता, मैं इसको मैं एंजॉय करता हूं कि एक एक क्वेश्चन अपने आप में एक एक सोच है। Hence, the given company is taking higher risk than industry standard. फाइन सर, तो ये पहला कंडीशन था। अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। आइए सर, कंडीशन नंबर 2 क्या है? कैपिटल गियरिंग रेशियो शुड बी 0.75। कैपिटल गियरिंग रेशियो शुड बी 0.75। नो प्रॉब्लम एट ऑल। कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.75 है। सो आइए, कैपिटल गियरिंग रेशियो मतलब क्या होता है? आउटसाइडर अपॉन इनसाइडर। कैपिटल गियरिंग रेशियो मतलब होता है आउटसाइडर अपॉन इनसाइडर, बाहर वाले अपॉन घर वाले, बाहर वाले अपॉन घर वाले। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो CGR कैपिटल गियरिंग रेशियो, बाहर वाले कौन कौन है? डिबेंचर वाले बाहर वाले, प्रेफरेंस शेयर वाले भी बाहर वाले हैं। सबसे पहले इक्विटी से पहले यही कंपनी को छोड़कर जाते हैं। इनको तो फिक्स्ड प्रेफरेंस चाहिए, लिक्विडेशन होती है तो पहले भाग जाते हैं ये कंपनी से पैसा लेके। एक इक्विटी शेयर कैपिटल है जो कंपनी के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, प्लस इसके साथ एक रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह है कैपिटल गियरिंग रेशियो का इक्वेशन। इंटर एफएम में आपने ये सब रेशियो पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा था। अब यहाँ पर जैसे जैसी जरूरत होती है हम रेशियो वैसा वैसा करते हैं। हमने हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ रेशियो जरूर कवर किया है, फाइन, और वो मैंने डॉक्यूमेंटेड भी कर दिया है।
नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, डिवेंचर कितना है? 64 लाख। 40 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 80 lakhs प्लस 32 lakhs, इसमें ऑलरेडी करंट ईयर का अज्यूम्ड करंट ईयर retained earning is already included in it। करंट ईयर का जो रिटेन अर्निंग है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आप देख सकते हैं 31/3/2003 का डाटा है, और जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो उस साल का ही दिया हुआ है, मतलब नेक्स्ट ईयर का नहीं दिया हुआ है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो रिजर्व्स है, जो रिजर्व्स दिए हुए हैं उसमें 32 लाख में करंट ईयर प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अजम्पशन लेने की भी जरूरत नहीं थी, क्लियर कट था, फिर भी मैंने लिखवा दिया क्योंकि नॉर्मली डाउट यहां पर आ सकता था। तो ये आपका आ गया 0.93, ये आपका आ गया 0.93, ये आपका आ गया 0.93। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, तो अब हमें कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन, अब हमें कंक्लूजन लिखना है। गेयरिंग रेशियो शुड बी लोअर, gearing ratio should be lower, since lower the better। gearing ratio कम होना चाहिए। however gearing ratio of the given company is coming higher than industry's standard, which is कितना है? 0.75, 0.75। hence the given company is taking higher risk, hence the given company is taking higher risk। ठीक है, तो अब करें क्या सर? तो अब हमें एडजस्ट करना है रिस्क फैक्टर, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है हायर द रिस्क हायर शुड बी द रिटर्न एक्सपेक्टेशन। फाइन, सो एक मैं यहां पर पहले लिख देता हूं, फिर एक्स्ट्रा नॉलेज में लिख देंगे। हायर द रिस्क हायर शुड बी द रिटर्न। सो hence adjusted normal yield incorporating risk factor will be। ठीक है, अब क्या बोला क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने बोला विल बी फॉर कवरेज रेशियो
आपका इतना का डिफरेंस आ रहा था, क्वेश्चन में 1 लिखा हुआ था, एंड फॉर गियरिंग रेशियो डिफरेंस कितना का आ रहा था, पॉइंट, क्वेश्चन देखिए 0.93, क्वेश्चन में 0.75 दिया हुआ था, इंटू 2। क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों बातें, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 टाइम डिफरेंस यहां लेना और 2 टाइम डिफरेंस लेना है। सो देयरफॉर एक्सपेक्टेड नॉर्मल यील्ड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 9.60 दिया हुआ था, 0.84 हायर द रिस्क, हायर शुड बी द डिजायर्ड रिटर्न, हायर द रिस्क हायर शुड बी द डिजायर्ड रिटर्न। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए। सो ये रिस्क था, इतना ज्यादा रिस्क था, इसका इंटू 1 टाइम डिफरेंस बोला है, और इसमें इतना ज्यादा रिस्क था, इसका इंटू 2 टाइम्स रिस्क बोला है। तो हमारा 9.6 तो दिया हुआ ही था, हमने ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया? क्योंकि रिस्क ज्यादा होगा तो हम एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखेंगे, हम रिलायंस में ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, हम गवर्नमेंट में जब पैसा जमा करते हैं तो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वहां कोई रिस्क नहीं होता, जिसमें ज्यादा रिस्क है तो उसमें हम एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा लगाएंगे। फाइन। और तुम्हारा रिस्क तो इंडस्ट्री से भी ज्यादा है, इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है 3 का, तुम 2.16 कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों पॉइंट में हमारा यहां पर रिस्क आ गया, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चले आगे, चलिए सर, अब हम सारी बातें एक्स्ट्रा नॉलेज में करने वाले हैं, डेरिवेशन वेरिएशन सब कुछ करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा यहां पर खत्म हो गया है। 10.10 आप अपने मेन इक्वेशन लिखकर फाइनल आंसर निकालिए। अब जो थोड़ी छोटी बातें हैं जो अभी आपको और क्लियर करना है वो हम लोग शुरू करेंगे करना, ठीक है। फाइन, हम बहुत सारा चीज अभी समझाना बाकी है, कोई भी हड़बड़ाहट और कोई भी जल्दबाजी नहीं है हमें। ठीक है, तो आपने 10.80 यहां पे लिख दिया, 10.80% लिख दिया, और फाइनल आंसर जो आपका आया वो आया 40.63, 40.63, 40.63। ठीक है, आइए कुछ बातें जो अभी आपको बतानी है, जो आपके दिमाग में चल रही है, रीजंस, लॉजिक वॉजिक सब, वो सब अभी हम लोग शुरू करेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स। आइए, एक्स्ट्रा नॉलेज में अब हम लोग बातें कर रहे हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज, सबसे पहला, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट on how to adjust
risk factor, then what to do? अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि रिस्क फैक्टर को कैसे एडजस्ट किया जाए तो क्या करना है? यू कैन टेक योर own assumption and adjust accordingly. आप अपने assumption ले सकते हैं और accordingly adjust कर सकते हैं. Better to take assumption as per इंस्टीट्यूट रिकमेंडेशन. ठीक है, जैसा इंस्टीट्यूट कहता है वैसा ही एजम्पशन लेना चाहिए. हालांकि इट्स ओपन टू यू, आप क्या एडजस्टमेंट लेना चाहते हैं, आपके हिसाब से क्या एडजस्टमेंट्स होना चाहिए. ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये डाउट का पार्ट रहता है कि सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करना चाहिए. आप अपने हिसाब से रिस्क फैक्टर को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखना है. कुछ बातें आपको ध्यान रखना है. सर कौन सी बातें ध्यान रखनी है? ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर. कुछ बातें आपको क्या ध्यान रखनी है? ऑलवेज रिमेंबर. higher the risk, higher should be expected return and vice versa. जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न लेना है, उतना ही ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा. आप अगर रिलायंस में पैसा लगा रहे हैं तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे. आप अगर मान लीजिए सॉवरेन गोल्ड फंड में पैसा लगा रहे हैं, या आप किसी नॉर्मली गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स में आप पैसा लगा रहे हैं, तो आप थोड़ा कम एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि रिस्क वहाँ कम है. रिलायंस या अदर मार्केट में पैसा लगाने में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है. फाइन सर. If risk is higher, add risk factor. If risk is lower, deduct risk factor. Fine. लेकिन ध्यान रखिएगा, however, requirement of question and language of question is also to be seen before any adjustment. ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके एडजस्टमेंट कर दिया, तो क्वेश्चन को अच्छे से देखकर ही आप फैसला लीजिएगा. ये सब केस स्टडीज बेस्ड सवाल है. ठीक है, फाइन सर. ऐसे सवाल आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे, आएंगे ही आएंगे. मतलब गारंटी है कि ऐसे सवाल आपको क्वेश्चन में मिलेंगे ही मिलेंगे. ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. नंबर 4,
लॉजिक ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी formula used in this concept. Logic of value of equity formula used in this concept. So, in normal yield, value of share is 100. अगर नॉर्मल यील्ड होता है in 1% yield, in 1% yield, value of share is rupees 100 upon normal yield. Fine. So in actual yield, एक्चुअल में आप कितना कमा रहे हैं, एक्चुअल में कमाई अगर ज्यादा हो तो रिस्क फैक्टर भी मैनेज किया जा सकता है. वैल्यू ऑफ शेयर विल बी, नॉर्मल यील्ड में 100 रुपए की वैल्यू होती है, तो एक्चुअल यील्ड में कितनी की वैल्यू होगी, रुपीज 100 अपॉन नॉर्मल यील्ड टू बी एडजस्टेड इनटू एक्चुअल यील्ड. तो ये आपका इक्वेशन आ गया जो हमने आपको दिया था मेन इक्वेशन में, जो आपको इक्वेशन दिया था उसका ये आपका यहां पर पॉइंट आ गया है. ठीक है, फाइन. नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. नंबर 5, अल्टरनेटिव इक्वेशन फॉर एक्चुअल यील्ड परसेंटेज. We used this. हमने क्या यूज किया, एक्चुअल यील्ड अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल. We could have also used, हम ये भी यूज कर सकते थे, एक्चुअल यील्ड अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है, लेकिन हम इसे अवॉइड करेंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट ने हमें जो मेन सॉल्यूशन जो हमने यूज किया है उसे रिकमेंड किया है. तो आपका डाउट आता है कि सर हम ये भी कर सकते हैं क्या, उस डाउट को मैंने यहां रोका है. आपको भी लग रहा होगा कि सर ये सब क्यों लिखवाते, एक क्वेश्चन कराओ ना और आगे बढ़ो. नहीं, ये जरूरी है, एक क्वेश्चन में ठहराव जरूरी है. हम एक क्वेश्चन के साथ मैं 10 क्वेश्चन यहां पे टारगेट कर रहा हूं. ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ मैं यहां 10 क्वेश्चन टारगेट कर रहा हूं, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन इसके पीछे मैं टारगेट कर रहा हूं. फाइन सर. सो एक पॉइंट नंबर 6 आप देखेंगे, एक डाउट आ रहा है, वाई सर करंट ईयर प्रॉफिट इज नॉट इंक्लूडेड इन रिजर्व एंड सरप्लस बाय कैलकुलेटिंग गियरिंग रेशियो. करंट ईयर प्रॉफिट को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया गियरिंग रेशियो निकालने के लिए. वाई करंट ईयर प्रॉफिट इज
नॉट इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग गियरिंग रेशियो। तो उसका आंसर ये है, वी अज्यूम दैट गिवन रिजर्व एंड सरप्लस फिगर is already included in this, is already included in this amount। हम लोग ने ये अज्यूम किया है कि जो गिवन रिजर्व एंड सरप्लस है वो ऑलरेडी इस अमाउंट में इंक्लूडेड है। करंट ईयर प्रॉफिट को रिजर्व एंड सरप्लस में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? तो हमने अज्यूम किया कि ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस अमाउंट। हमने ये अज्यूम किया है कि ये ऑलरेडी इस अमाउंट में इंक्लूडेड है। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन, सो कौन से फिगर की मैं बात कर रहा हूं यहां पर मैं बात कर रहा हूं 800 की बात कर रहा हूं। वाई करंट ईयर रिटेन्ड प्रॉफिट, जो हमने प्रॉफिट रिटेन्ड किया है, रिटेन्ड अर्निंग, जो रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट है करंट ईयर का, वो हमने इंक्लूड क्यों नहीं किया? हमने ये अज्यूम किया है, वी अज्यूम दैट इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। हमने ये अज्यूम किया है कि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। चले आगे, एक एक चीज पे हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं, गहराई से काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी आपको दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आने का सवाल ही पैदा ना हो। चलिए, ठीक है, इसमें हम पूरा डाउट फ्री क्लास रख रहे हैं, मतलब आपका यहां पर कोई डाउट ना हो। और इतना तो करना ही करना है फाइनल लेवल पर। जितना मैंने आपको करवा दिया, ये आप मिनिमम मान लीजिए या मैक्सिमम मान लीजिए, इससे आप बच नहीं सकते, ठीक है। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट नंबर 31, कॉन्सेप्ट होने के बाद क्वेश्चन से पहले। फाइन, सो यहां पे आप परसेंटेज लिख लीजिए, ये परसेंटेज का फिगर आएगा, ठीक है। आप इसे परसेंटेज लिख लें। चले आगे, चलिए सर। फाइन, सो ये आपका हुआ है, ये आपको कवर कराया जाएगा कॉन्सेप्ट नंबर 32 में, और ये आपको कवर कराया जाएगा कॉन्सेप्ट नंबर 33 में, कॉन्सेप्ट नंबर 33 में। यहां पर इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड भी आप लिख सकते हैं। फिक्स्ड डिविडेंड किसे मिलता है? प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलता है। इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है सर।